इसको भारत में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो ज्यादा खूबसूरत ना हो, जो इसके कहे के मुताबिक चले, जो इसको शेल्टर दे सके, जो भारत में इसको पनाह दे सके, ताकि वक्त आने पे जब ये भारत में जम जाए, वक्त आने पे उस व्यक्ति के को लात मार के ये किसी और व्यक्ति के साथ या जो इसका मकसद है उस मकसद को ये पूरा कर सके और खुद सेल्फ स्टैंड हो जाए। इसको ऐसे व्यक्ति की तलाश थी। वरना आप देखिए उम्र में भी कितना फर्क है, सचिन की उम्र में और सीमा की उम्र में कितना फर्क है, रंग रूप में भी फर्क है, बातचीत का तरीका भी है, और दारू पी करके ऐसा सुनने में आया है कि वो इसको बढ़िया तरह डोज भी देता है। तो आप देखिए ना ये सब क्यों है? अगर सचिन से सच्चा प्यार था तो सचिन इसको मारता क्यों है? क्योंकि ये भारत में रहते हुए भी अपने पाकिस्तान के जो इसके इलीगल रिलेशन के लोग थे उनसे इसने बात की है, वो चैट भी वायरल हुई है। भारत में रहते हुए इस इंसान ने, इस बंदी ने पाकिस्तान का नंबर डाउनलोड किया है। अगर ये कह रही है कि मैं भारत के प्रति वफादार हूं और भारत के प्रति सारे कानून को मैं मानूंगी और भारत के सारे कानून की मैं जो है वो कानून को मैं जो ना इंप्लीमेंट करूंगी, सबको मानूंगी, तो इसको भारत का नंबर डाउनलोड करना चाहिए था। अगर इसको व्हाट्सएप की जरूरत थी तो भारत का नंबर डाउनलोड करती, उसका कोड सचिन के पास आता या नेत्रपाल के पास आता या जो उनका ये सिम यूज कर रही है इसके पास आता, भारत का नंबर डाउनलोड कर लेती व्हाट्सएप। कौन रोक रहा था इसको? लेकिन इसने स्पेशल पाकिस्तान का नंबर डाउनलोड किया, उसका कोड पाकिस्तान में गया और फिर इसने वहां से कोड लिया और उस नंबर को इसने भारत में डाउनलोड किया। अगर ये भारत के प्रति वफादार थी या भारत के प्रति सच्ची थी तो इसको पाकिस्तानी नंबर डाउनलोड करने की क्या जरूरत थी? ये भारत का नंबर डाउनलोड करती। जो व्हाट्सएप नंबर है इसका वो भारत का नंबर डाउनलोड करती ना, व्हाट्सएप नंबर। पाकिस्तान का क्यों इसने व्हाट्सएप नंबर डाउनलोड किया? तो ये सब बातें अगर बारीकी से हम सोचे समझें तो इसमें हमें बहुत ज्यादा संदेह है और हमें लगता है कि ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसको जेल में डाला जाना, इसको खुले में छोड़ना बहुत बड़ी ना केवल हमारी एजेंसीज की नाकामयाबी होगी बल्कि हमारी सरकार का भी मैं विफलता कहूंगा कि अगर इसको जेल में नहीं डाला जाता तो यह हमारे सरकार की भी बहुत बड़ी विफलता होगी। अगर कोई नुकसान, कोई ऐसा कांड भारत में हो जाता है, कोई ऐसा परमात्मा ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि ये महिला भारत में रहते हुए कहीं से भी कोई भी डॉक्यूमेंट मंगा सकती है और कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकती है। हमारे खिलाफ एक जो फर्जी एफआईआर थी जिसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, जो मेरे ऊपर हमला किया गया था और हमने भी एफआईआर कराई, दूसरी पार्टी ने भी एफआईआर कराई, तो जो हमने अपने बचाव में कार्रवाई की और उस पर फर्जी एफआईआर जो दर्ज हुई वो इसके पास कैसे चली गई? एक पाकिस्तानी महिला के पास कैसे एफआईआर चली गई? बार काउंसिल के जो एक झूठी कंप्लेंट थी वो झूठी कंप्लेंट इसके पास कैसे चली गई? इसका मतलब तो कल ये विदेश मंत्रालय के भी सारे डॉक्यूमेंट निकाल लेगी, गृह मंत्रालय की भी निकाल लेगी और हमारी विदेशी सेना जो हमारी आर्मी है उनके भी डॉक्यूमेंट ये निकाल लेगी। ये भारत में स्टेटमेंट दे रही है कि मुसलमान, कटवे, मुल्ले ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। तो अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे उससे मुसलमान कम्युनिटी के अंदर आपके प्रति गुस्सा पैदा हो जाएगा, रोष पैदा हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो धरने, प्रदर्शन, लड़ाई, झगड़ा, फसाद कुछ भी हो सकता है। देश की जो है कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। तो सारे फसाद की जड़ जो है वो सोशल मीडिया है जो इस द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप इलीगल तरीके से भारत में आई थी तो आप पकड़ी भी गई, एफआईआर भी दर्ज हुई, केस भी दर्ज हुआ, तो आप अगर सच्चा प्यार था तो आपको चुपचाप कान दबा करके सचिन के घर रहना चाहिए था और सचिन को यह कहना चाहिए था
कि देखिए मैं आपके प्यार में आई हूं, घर बार छोड़ के आई हूं, सब कुछ मैं हैदर का तबाह और बर्बाद करके आई हूं, और मैं कोई सोशल मीडिया प्रयोग नहीं करूंगी, मैं कोई फिल्म नहीं बनाऊंगी, कोई नाच गाना करके पब्लिक को मैं नहीं दिखाऊंगी, भारत की संस्कृति को खराब नहीं करूंगी। आप जाइए, कमा के लाइए, मेहनत करिए, या मजदूरी करिए या नौकरी करिए। आप जो कमा के लाएंगे ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, मजदूरी के साथ भी आप कमा के लाएंगे, तो जो रूखी सूखी रोटी होगी, अगर जहां प्यार होता है, अगर रूखी सूखी रोटी भी मिल जाए तो उस प्यार का आनंद वहां आता है जहां रूखी सूखी रोटी भी मिल जाए। नमक के साथ आदमी रोटी खा ले, प्याज के साथ आदमी रोटी खा ले, वहां होता है सच्चा प्यार। इसको कमाने के लिए भेजना चाहिए था। सोशल मीडिया का प्रयोग करने की क्या जरूरत थी इसको? और ये कहती है मैं यूट्यूब से कमाई कर रही हूं, और इस कमाई के लिए मैं जो है वो ये ब्लॉग्स बना रही हूं और लाइव आती हूं। तो जो भारतीय कानून है, विदेशी अधिनियम 1946, उसकी सेक्शन 9 और 10 पढ़ लेना, तेरा वकील भाई भी पढ़ लेगा और आप भी किसी से पढ़वा लेना और नेट पे निकाल लेना कि क्या कहता है। सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन पाकिस्तानी नागरिक भारत में कोई व्यापार नहीं कर सकता, कोई नौकरी नहीं कर सकता, और कोई ऐसा इनकम का कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक कि भारत सरकार की परमिशन ना हो। नौकरी तो कर ही नहीं सकता, पैसा कमाने का कोई कार्य नहीं कर सकता जब तक वो भारत सरकार से परमिशन ना ले ले। तो आप तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो पैसे कमा रही है, आप तो सेक्शन भारतीय विदेशी अधिनियम का वैसे ही वायलेशन कर रही है। वो हमने कोर्ट को बताया कि देखिए जनाब, इनका मकसद क्या है और कानून क्या कहता है। मैंने पूरा विदेशी अधिनियम 1946, जो भारतीय विदेशी अधिनियम 1946 है, उसकी तमाम सेक्शंस को कोर्ट के सामने रखा, एक एक बात को समझाया और बताया, और कोर्ट ने फिर इसको कहा कि सीमा हैदर अगली तारीख पे कोर्ट में हाजिर हो, एसएचओ रबूपुरा कोर्ट में हाजिर हो, यूट्यूब कोर्ट में हाजिर हो, फेसबुक कोर्ट में हाजिर हो, इंस्टाग्राम कोर्ट में हाजिर हो, और जवाब दाखिल करे कि क्यों ना इनके चैनल तमाम बंद कर दिए जाएं। तो दोस्तों, जितने भी सीमा हैदर ने झूठ बोले, वो तमाम के तमाम इसके झूठ वहां पकड़े गए। तमाम मामलों में ये एक्सपोज हुई। इसने ये भी कहा लोगों को गुमराह करने के लिए, सचिन की फैमिली को गुमराह करने के लिए, कि मैं जनाब प्रेग्नेंट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और जो ये पाकिस्तान में बात करती है, तो वहां उन मैसेज में ये कहती है कि मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूं, ऐसा इम्पॉसिबल है कि कभी मैं ऐसा कर ही नहीं सकती कि मैं इनके बच्चे पैदा करूं। ये कहती है कि मैं हिंदू नहीं बनी हूं, मैं मुसलमान की मुसलमान हूं, मेरे बच्चे भी जो है मुसलमान के मुसलमान हैं। ये चैट इसकी पकड़ी गई है, मैंने आपको वायरल भी करी है, दिखाई भी है, और अब भी मेरे पास है। दोनों हाथों में लड्डू ले रही है, दोनों स्टैंड के ऊपर जो ना ये खड़ी हो रही है। तो तमाम इसके जो झूठ है, तमाम झूठ वो एक्सपोज हो चुके हैं। और अब इसके भाई की बात पे आ जाऊं कि इसके भाई ने आज जो ताजा ताजा सगुफा छोड़ा है कि मैंने पाकिस्तान सरकार को गुलाम हैदर के लिए कार्रवाई करने के लिए भेज दिया है, और उनको कंप्लेंट मिल गई है, और उसकी मुझे रिसीव भी मिल गई है। ये एक ताजा इसने जो है वो एक हवा में जो है एक तीर छोड़ा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे ही ये खबर फैली कल कि पानीपत की कोर्ट ने सीमा हैदर को तलब कर लिया है, यूट्यूब को तलब कर लिया है, फेसबुक को तलब कर लिया है, इंस्टाग्राम को तलब कर लिया है, तो उस खबर को दबाने के लिए, उस खबर को किसी तरह लोगों तक ना पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, उसको दबाने के लिए इसने ऐसा बाइट बना के डाली है। भारत सरकार में इसने सबसे पहले जब इसको पता चला, जब फैमिली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर ने सीमा हैदर को नोटिस जारी किया, सचिन मीना को नोटिस जारी किया, पंडित जी को नोटिस जारी किया, तमाम बारातियों को नोटिस जारी किया, तो वो नोटिस जब इनको मिला और जब इनको यह पता चला कि दूसरे 3 केसेस में 10 तारीख लगी हुई है जून, गवाही की गुलाम हैदर की, और गुलाम हैदर भारत में आ रहा है,
उसी टाइम से जो है इनकी रातों की नींद उड़ गई थी, ये परेशान हो गए थे और इनका खाना पीना सब बंद हो गया था और ये लोग षड्यंत्र की तरफ चल पड़े थे कि किसी प्रकार जो है गुलाम हैदर को भारत में आने से रोका जाए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इसने देखा कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन के बाहर 2-4 मीडिया वाले खड़े हो जाते हैं गेट के ऊपर। इसने देखा ये गाड़ी लेकर निकल रहा था वहां से, तो फटाफट से 4 लाइन लिख के लाया और गेट पे जाके खड़ा हो गया, जनाब ये मैंने मोमिन मलिक के खिलाफ, गुलाम हैदर के खिलाफ ये हमने कंप्लेंट फाइल कर दिया इलेक्शन कमीशन में। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन में ना तो मोमिन मलिक कोई एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा था, ना सीमा लड़ रही थी, ना सचिन लड़ रहा था, ना गुलाम हैदर लड़ रहा था, वो यहाँ का नागरिक ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन में क्या मतलब। और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा का पानीपत में का मेरा बेस, हरियाणा का रहने वाला, उत्तर प्रदेश में मेरा क्या मतलब जो है इलेक्शन खराब करने का। और जबकि मैं खुद बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से